बात करने का हमें एक मौका दिया। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल की सालगिरह का दिन है, तो जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जो खान साहब इमरान खान रोज़ रेज़ा रेज़ा कर रहे हैं, और वो जो बात करते थे अल्लामा इकबाल कि मुसलमानों की यकजहती होगी, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, तो उस ख्वाब को इमरान खान ने और पीछे धकेल दिया है। और इस मुल्क के अंदर जो माशी बदहाली इन 3 सालों में आई है और आज जिस नहज पे खड़ा करा है, इसकी मेरे ख़्याल से नज़ीर नहीं मिलती। आज फ़ैसला हुकूमत का आया कि वो एक हफ़्ते के अंदर, हर हफ़्ते हुकूमत एक वीकली सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स छापती है। हर हफ्ते जो अशिया खुर्दोनोश होती हैं, 51 वो चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, किचन आइटम्स होती हैं, आटा, चीनी, दाल, गोश्त वग़ैरह, तेल वग़ैरह, बिजली, इन चीज़ों की कीमत हर हफ्ते हुकूमत देती थी, जिससे हमको पता चलती थी कि किस तरफ सिर्फ जा रही है कीमतों की। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हर हफ्ते वो अब नहीं छापेगी और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की जगह अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने देगी। और वो फ़ैसला इसलिए किया है कि वो परेशान आ गए हैं, हर हफ्ते जब ये ख़बर आती है कि चीज़ें महंगी होगी। अब एक कोई समझदार आदमी हो तो वो ये सोचेगा कि अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो चीज़ों की महंगाई को रोकें, ये ना कि उसकी खबर को रोक दें। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है पीटीआई के हर मैनेजमेंट के फ़ैसले में, तो लिहाजा इन्होंने ये नहीं करा कि कीमतें जो हैं उसको रोकी, ये कर दिया कि कीमतों की खबर रोकने की कोशिश करी। लेकिन अगर मैं आज आपके सामने इधर हाजिर नहीं भी होता और आपसे ये गुजारिशात नहीं भी करता जो मैं आपको बताऊंगा कि कीमतों का क्या हाल है, तो फिर भी हम सबको पता है कि कीमतों का क्या हाल है। जब हम राशन की दुकान में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कीमतों का क्या हाल है। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी चीनी इमरान खान के दौर में मिल रही है। चीनी की कीमत 20-25 रुपये पिछले 2-3 दिनों में बढ़ चुकी है। आज जब से इमरान खान ने एक तकरीर करी थी कि वो कम करेंगे, एक पैकेज लेकर आएंगे, रिलीफ पैकेज, उस रिलीफ पैकेज का कुछ नहीं हुआ। आपको आज बात पता चल गई कि वो किस किस्म का झूठ था कि रिलीफ पैकेज की आड़ में रातों रात दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। और जब से रिलीफ पैकेज आया है 25 रुपये चीनी महंगी हो गई है, 40 रुपये तेल महंगा हो गया, घी और तेल। वो साहब को जरा सा कहो ना यार, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है भाई। 25 रुपये घी और तेल महंगा हो गया है, 25 रुपये चीनी महंगी हो गई है, 40 रुपये घी और तेल महंगा हो गया है। आप सब जानते हैं ये बातें, और ये कहना कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ महंगाई है वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हिंदुस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 4.7% था, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 5.6% और पाकिस्तान के अंदर 9% था। तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से डबल इन्फ्लेशन था। इस 1 जनवरी 2020 से अब तक हिंदुस्तान के अंदर 4% कीमतें बढ़ी हैं अशिया खुर्दोनोश की, खाने पीने की चीज़ों की, जबकि पाकिस्तान में इसी अरसे के अंदर 19% कीमतें बढ़ी हैं। ये हक़ाइक़ जो हैं ये गारंटीड हक़ाइक़ हैं, इसको आप जुटला नहीं सकते। आप पब्लिकेशन रोक सकते हैं लेकिन ये हक़ाइक़ नहीं छूटेंगे। एक मैगज़ीन है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, हर हफ्ते निकलता है, लंदन से शाया होता है। उसने 2 हफ्ते पहले दुनिया की तमाम बड़ी मईशतों का और बड़े ममालिक के इन्फ्लेशन का हिसाब किया था। उसने कहा था कि तीसरा हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्फ्लेशन टर्की, फिर अर्जेंटीना और 3 नंबर पे पाकिस्तान। ये पिछले साल था। इस साल भी वो कह रहा है कि पाकिस्तान 4 नंबर पे ब्राज़ील के बाद। तमाम एशियन ममालिक में माँ सिवाय टर्की के हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हर यूरोपियन कंट्री से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हमारी जनूबी एशिया, साउथ एशिया की तमाम ममालिक से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन इस दुनिया भर की चीज़ है। यस, दुनिया भर में महंगाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान की महंगाई जो है वो बेमिसाल या उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होता है आपकी जब एनर्जी महंगी होती है, जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं, जब आप बिजली महंगी करते हैं। ये जब हमको रोज़ बताते हैं कि देखो हिंदुस्तान में पेट्रोल इतना है और ये इतना, बांग्लादेश में इतना है, तो मैं आज ये पूछता हूँ कि ज़रा बताएं आज आके बिजली के वज़ीर कि ज़रा मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में बिजली कितने की मिलती है। आज मुझे बताएं कि जर्मनी में बिजली कितने की मिलती है। आज मुझे बताएं बांग्लादेश में बिजली कितने की मिलती है, और फिर बताएं कि वो कितने की बिजली बेच रहे हैं। इस तरह बिजली महंगी करने से महंगाई बढ़ती है और गैस महंगी करने से महंगाई बढ़ती है। जो गैस हम 600 रुपये की देते थे हाईएस्ट कंज्यूमर्स को, वो आज 1400 रुपये की देते हैं। और जो आज गैस LNG आ रही है, जो नवाज शरीफ लेकर आया है इस मुल्क में LNG, वो $10 की आ रही है। और जो इमरान खान ने अभी एक स्पॉट का कंटेनर लिया है, वो स्पॉट का कार्गो लिया है, वो $30 पर यूनिट की LNG आ रही है। तो आप दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीद रहे हैं
और फिर उसके बाद आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अब आजकल चुप हो गए क्योंकि तो शर्म आनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने क्या हाल करा है। तो ये पाकिस्तान में क्योंकि बिजली महंगी है, क्योंकि ये बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे, इन्होंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ा दिए, क्योंकि ये महंगी गैस लेके आते हैं, इसलिए बिजली और गैस पाकिस्तान में महंगी है, जिसकी वजह से महंगाई आ रही है पाकिस्तान में। एक और चीज़ जो कल डॉन अखबार में भी आई थी, ये शायद महमूद साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने बताया कि 49% मनी सप्लाई बढ़ गई है। जो पैसे की गर्दिश है मईशत के अंदर, वो उसकी जो बढ़ाती है वो 49% है। 49% से जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपके यहाँ महंगाई ज़रूर आएगी। हफीज़ पाशा साहब हमारे एक बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हिसाब किया है कि हर 1% मनी सप्लाई बढ़ने से 0.6 कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे, बिजली की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गैस की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेट्रोल इन्होंने महंगा करके रखा है, और फिर कहते हैं कि महंगाई क्यों? तो महंगाई इसलिए है भाई कि आपने अपनी चीज़ों का बुरा हाल करा हुआ है। उसके बाद इन्फ्लेशन आता है डीवैल्यूएशन से। आज फिर 2 रुपया 172 रुपये का रुपया हो गया। कुछ दिनों पहले आपके गवर्नर साहब गए और उन्होंने तारीफ करी कि रुपया गिर जाए और डॉलर बढ़ जाए तो ये अच्छा होता है। ये दुनिया का मेरे ख्याल से कोई सेंट्रल बैंकर अपनी करेंसी के बारे में, अपनी करेंसी की डिप्रिसिएशन को अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई ये बात नहीं करेगा। ये गवर्नर्स दुनिया के सेंट्रल बैंक के होते हैं, वो नज़र आते हैं, लेकिन बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। मुझे आप बता दीजिए कौन गवर्नर है जो ये बोलता होगा अपनी मुल्क का कि अच्छा है करेंसी गिर जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद वो 6 दिन तक तवातुर के साथ 60-70 पैसे रोज़ गिरती रही। तो ये होगा तो फिर आप ज़रा सा खामोश रहा करें। क्या आप जानबूझ के रुपया गिराना चाह रहे हैं? एक मरतबा 2 मरतबा ये कर चुके हैं पहले भी, जब असद उमर साहब ने करा, फिर उसके बाद हफीज शेख ने करा। तो ये मतलब ये रुपए की कीमत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने एक मरतबा डिवैल्यू करा, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो टीवी पे पता चला। असद उमर साहब कहते हैं नहीं मैं तो बता के आया था। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ सर्कस थोड़ी है, हुकूमत चला रहे हैं। तो ये महंगाई जो है उसके जिम्मेदार एक शख्स है और वो इमरान खान है, क्योंकि 3 साल से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ के आई है। जब हम छोड़ के गए थे तो 2% थी फूड इन्फ्लेशन, और ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% से कम थी, 3.9% थी। आज पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन मतलब इस खित्ते में तकरीबन सबसे ऊपर है। तो ये हाल करा है इमरान खान ने पाकिस्तान की महंगाई का, क्योंकि इसको कोई ख्याल नहीं है गरीब लोगों का। और उसके साथ फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि खान साहब एक ज़माने में बहुत भाषण दिया करते थे कि मुल्क के ऊपर कर्ज ज़्यादा चढ़ गया है। ये बात अगर उस ज़माने में सही थी, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो कर्ज 25,000 अरब था। आज कर्ज खान साहब के 3 साल में 40,000 अरब है। जितना 71 साल में पूरे पाकिस्तानियों ने कर्ज लिया है, उसका सिर्फ 60% हिस्सा इमरान खान ने सिर्फ 3 साल में ले लिया है। इस तरह सोच लीजिए कि हर साल मुस्लिम लीग नून 2000 अरब का कर्ज लेती थी, हर साल मुस्लिम लीग नून 2000 अरब का कर्ज लेती थी, और हर साल पीटीआई 5000 अरब से ज़्यादा कर्ज ले रही है। जो हमने 5 साल में लिया था उससे ज़्यादा, उससे 50% ज़्यादा ये 3 साल में ले चुके हैं। और अगर ये अगला साल जाएगा तो पता नहीं किधर जाएगा पाकिस्तान। और इन्होंने हर पाकिस्तानी को 60% से ज़्यादा मकरूज कर दिया है। और वो ये कहते हैं, पहले ये एक झूठ बात करते थे कि हम कर्ज इसलिए रहे हैं कि हमको मुस्लिम लीग नून का कर्ज वापस करना है। ये बात झूठ इसलिए कि हमने 25,000 अरब रुपए का कर्ज छोड़ के गए थे, पूरी डेट और लाइबिलिटी मिलाकर 29,000। तो आज डेट जो है वो 40,000 पे खड़ी है और डेट और लाइबिलिटी को मिला लो तो 47,000 अरब रुपए पे खड़ी है। तो भाई अगर आप किसी का कर्ज वापस कर रहे हो तो मिकदार कम होनी चाहिए ना। कर्ज अगर 25,000 अरब था तो आज 20,000 होना चाहिए था, 15,000 होना चाहिए था। आज 25 से बढ़ के 40 तो नहीं हो जाना चाहिए था। तो आप कर्ज तो वापस नहीं कर रहे। फिर इन्होंने ये बात जब सामने आई तो इनको बात समझ में आई कि ये तो सफ़ा झूठ है, ऐसा झूठ तो हमारे इनके इन्फॉर्मेशन वज़रा भी नहीं बोल सकते। तो इन्होंने ज़रा सी बैक ट्रैक करी, उन्होंने कहा नहीं आपके इंटरेस्ट के ऊपर हमको सूद देना पड़ रहा है। तो ये बात भी बता दूं मैं आपको कि हर हुकूमत जो जाती है वो कर्ज तो छोड़ के जाती है ना। हम भी जब आए थे तो पीपल्स पार्टी जब गई थी तो 14,000 अरब रुपए कर्ज था। उस वक्त सिर्फ टैक्स भी 1900 अरब रुपए हम जमा कर सकते थे। तो हमारा टैक्स का जो रेशो था वो ज़्यादा बुरा था, लेकिन हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। और अब ये अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये तो प्राइमरी डेफिसिट भी ये लोग, इन्होंने जो अपने लिए आसान हद रखी थी वो भी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे। ये तो प्राइमरी डेफिसिट भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पूरे सूद को निकाल भी दें, जो सूद दिया इन्होंने, और इनके उधार के ऊपर भी सूद दे रहे हैं, लेकिन अगर ये सूद निकाल भी दें फिर भी इनका डेफिसिट पूरा नहीं होता है। और उसकी वजह यह है कि खान साहब ने टैक्स कलेक्शन कम कर दी।
जिस साल हम छोड़ के गए थे 11.2% हम GDP का हदफ जो था वो सूद टैक्स जमा करते थे, वो 9.2 पे लेके आ गए। आज के दिन जो इतना अच्छा टैक्स का ये कलेक्शन का बात कर रहे हैं, आज भी वहां पे नहीं पहुंचे जहां पे मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। और उसके बाद आते साथ इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 13%, हम 6% पे छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से मईशत की कमर तोड़ी है इन्होंने, जानबूझ के कमर तोड़ी है। और 168 रुपए पे इन्होंने जो हॉट मनी के डॉलर्स आए थे उसको 168 के हिसाब से रुपया दिया, जब उन्होंने वापस लेके गए तो 152 के हिसाब से उनको डॉलर कर दिया, तो उनको 14 रुपए पर डॉलर का वहां फायदा दिया करेंसी को अप्रिशिएट करके, और इनको 13% इंटरेस्ट दिया। ये करा इन्होंने हॉट मनी के साथ, और मुल्क के साथ इन्होंने बहुत ज्यादती करी है, मईशत के साथ ज्यादती करी और गरीब लोगों को गरीब कराए। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी जो डेट बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो बड़ी वजह है वो डेफिसिट है, बजट का खसारा। बजट का खसारा इनकी बड़ी वजह है। हाँ, बजट का खसारा इनकी बड़ी वजह है। और बजट के अंदर जितना खसारा इन्होंने किया है 9.1% मईशत के तनासुब से, मईशत की आमदन के तनासुब से पहले साल किया था। 9.1% पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा है। नंबर 2 भी हफीज शेख साहब करके गए थे 8.8%, और हमारे यहाँ औसतन जो डेफिसिट बजट का खसारा था वो 5.7% था, उसको वो 9.1% पर ले गए। इस तरह सोच लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एवरेज खसारा बजट का 1500-1600 अरब रुपए होता था, इनके यहाँ 3500 अरब रुपए से ज़्यादा है। पिछले साल भी 8.1% बजट का खसारा था। तो जब आप बजट का इतना खसारा ले करेंगे तो फिर आपको पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और जब आप बजट का खसारा करते हैं तो आप स्टिमुलस करते हैं, तो आप वैसे ही महंगाई करते हैं, फिर आप पैसे बोरो करते हैं और महंगाई होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और महंगाई होती है। तो जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान खान की माशी पॉलिसी है, जिसमें बजट का खसारा है, चीनी को एक्सपोर्ट करा है। आप सब जानते हैं कि 48 रुपये में इस मुल्क से आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और अब आप 96 रुपये में चीनी वापस ले रहे थे, अब तो 96 भी नहीं मिल रही। पहले साल इन्होंने ये किया। आपको पता है कि जबरदस्ती सब्सिडी देकर बुजदार साहब ने पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट करवाई है। आप ये जानते हैं कि हमारे साल में जब 25 मिलियन टन गंदम पैदा हुआ था तो मुल्क खुद कफील था और हमने एक्सपोर्ट करा था। अब ये कहते हैं कि 27 मिलियन टन गंदम हो रहा है तो मुल्क खुद कफील क्यों नहीं है? तो फिर रोज गंदम की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो चीनी में हम सरप्लस थे, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो गंदम में हम सरप्लस थे, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो हमने 11.7 मिलियन बेल्स कॉटन की करी थी। आज पाकिस्तान गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है और चीनी भी इंपोर्ट कर रहा है, और पिछले साल जो पाकिस्तान ने कॉटन का पैदावार थी वो सिर्फ 5.9 मिलियन बेल थी, जो 35 साल में सबसे कम थी, 35 साल में सबसे कम थी। ये इमरान खान की पॉलिसीज हैं। और इस साल जब ये कह रहे हैं कि कपास बहुत बढ़ गई, तो फिर भी याद रखिए कि कपास मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से 18% कम होगी इस साल। ये जितनी बातें करते हैं इसमें ज्यादातर ये बातें झूठ बोल रहे होते हैं, और अब तो इन्होंने छुपाना शुरू कर दिया है। जो मैंने बात आपको बताई कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नहीं दे रहे। और ना सिर्फ बजट डेफिसिट 3 साल में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा कर दिया है जो क्या आपको मकरूज करा है, बल्कि ट्रेड डेफिसिट, जो एक इमरान खान साहब अपनी कामयाबी की बड़ी बातें करते थे और PTI वाले कि हमने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, तो ये भी सुन लीजिए। इस साल रवा माली साल में पाकिस्तान का इंपोर्ट $75 बिलियन की स्पीड पे जा रहा है, $75 बिलियन की। मुस्लिम लीग नून के ज़माने में मेरे ख्याल से 55 बिलियन का था मैक्सिमम, ये 75 बिलियन की स्पीड पे जा रहे हैं। 75 बिलियन का इंपोर्ट जो है वो 21% ऑफ GDP होगा, 24% ऑफ GDP होगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इंपोर्ट नहीं हुआ। 24% ऑफ GDP, परसेंटेज ऑफ GDP में भी हाईएस्ट और डॉलर वैल्यू में भी हाईएस्ट। $75 बिलियन का इंपोर्ट होगा। उसके सामने अगर हम अस्यूम कर लें कि 30 बिलियन का भी एक्सपोर्ट हो जाए, जो कि जा रहे हैं 28 की स्पीड पे, लेकिन अस्यूम कर लें कि 30 बिलियन, फिर भी $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट होगा, जो अगेन 15% पाकिस्तान की GDP का हिस्सा होगा, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट होगा, $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट। इतना तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में ना कभी एब्सोल्यूट अमाउंट में हुआ है, और ना ही कभी परसेंटेज ऑफ GDP में हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हम कम कर रहे थे, कि हमने पॉजिटिव किया था जिस कोविड के साल में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस साल $12 बिलियन से कम 12 बिलियन होगा।
और आपकी ग्रोथ क्या हुई है? आपकी ग्रोथ पिछले साल 4% हुई है। तो अगर आप 4% की ग्रोथ पे 12% करंट अकाउंट, 4% की ग्रोथ पे 4% करंट अकाउंट डेफिसिट 12 बिलियन का दे रहे हैं और 15% का या 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट दे रहे हैं, तो फिर आपने क्या दिखाया? फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर तो आप पीछे ही रहे। तो ये पाकिस्तान को इन्होंने मुश्किल में धकेला है और अब ये बात कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ये बात भी कर लें कि कल आपने देखा है, आप लोगों के अखबारों में तस्वीर आई थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों ने एक इश्तिहार दिया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको इमरान खान ने 2 साल से एमनेस्टी दी हुई है। आपको याद है ना, इमरान खान वो एमनेस्टी के बड़े खिलाफ होता था और जब हमने एमनेस्टी दी थी तो कहा था कि मैं जो एमनेस्टी लेगा मैं उसको भी पकड़ूंगा ताकि हमारी एमनेस्टी फेल हो सके। वो इमरान खान ने 2 साल से अपने कंस्ट्रक्शन के दोस्तों को एमनेस्टी दे रखी है और आज वो इंडस्ट्री भी उसके नहज पे है, तबाही के नहज पे। वो खुद इन्होंने लिख के दिया है, खुद इन्होंने इश्तिहार में किया है। कोई इंडस्ट्री है, हाँ एक आध इंडस्ट्री ज़रूर अच्छा कर रही है। इस वक्त चीनी जो बना रहे हैं, खुसरो बख्तियार साहब, दीगर लोग जो हैं, जो चीनी के बड़े बड़े मालिकान हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो अल्लाह ताला उनको जो भी मुबारक करे, मतलब लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानियों जो हैं उनको गरीब कर दिया। अब मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्यों हो रहा है। अगर 1% पाकिस्तानी के पास 25% आमदन हो मुल्क की, और जो कम अज़ कम है 1%, यानी कि 22-23 लाख पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की 25% आमदन करते हैं, लेते हैं, और बाकी 99% के पास अगर 75% आमदन हो, और पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बुरा नंबर है बाय द वे, लेकिन अगर 1% की 25% आमदन हो और बाकी 99% की 75% हो, और अगर वो 1% की जो इनकम है, जो शुगर मालकान है, खुसरो बख्तियार जैसे बड़े लोग, दीगर जो बड़े लोग हैं, और उनकी आमदन जो है वो 20% ज़्यादा बढ़े और बाकी लोगों की आमदन कुछ भी ना बढ़े, तो भी 5% ग्रोथ हो जाती है जीडीपी की। 5% ग्रोथ हो जाती है जीडीपी की अगर सिर्फ 1% पाकिस्तानी 20% अमीर हो जाए तो। और जब वो अमीर होता है तो फिर वो ऑडियाँ खरीदना शुरू कर देता है, वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देता है और आपका इम्पोर्ट बढ़ जाता है, $75 बिलियन हो जाता है। पिछले साल इस मुल्क के अंदर $1.9 बिलियन के मोबाइल फ़ोन आए हैं। पिछले साल इस मुल्क के अंदर $500 मिलियन की गाड़ियाँ आई हैं, CBU कंप्लीटली बिल्ट अप लग्जरी गाड़ियाँ आई हैं। पिछले साल इस मुल्क के अंदर $600 मिलियन से ज़्यादा का गेहूँ आया है, गंदुम आया है। इस मुल्क में $150 मिलियन से ज़्यादा की चीनी आई है। इस मुल्क के अंदर $3 अरब का तेल आएगा इस साल, खाने पीने का तेल। मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने पीने का तेल $3 अरब का आएगा। दालें आती हैं आपकी, चने आते हैं आपके पास। ये क्या एग्रीकल्चर चला रहे हैं कि जो हम जिन चीज़ों में खुद कफील थे, गंदुम में, चावल में, उस पीछे नॉट चावल, गंदुम और चीनी, उसमें भी पीछे धकेल दिया। सोयाबीन भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है, पाम ऑयल भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है। ये क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी चला रहे हैं? वो तो बात करते थे कि बड़े एक्सपर्ट थे, इनकी टीम थी। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, जिन्होंने अपनी एक अच्छी जो काबिल टीम है वो छुपा के रखी और ये इस वक्त एकदम नासमझ लोगों की टीम लेकर आए हैं आगे, तो इमरान खान साहब वो टीम ले आइए। अब वक्त आ गया है। अब जो आपके पास अच्छे 200 लोग थे, उसमें से कोई 5-7 तो लोग ले आओ। हमको ये ना बताओ कि अमेरिका में पेट्रोल कितने का मिलता है, हमको ये ना बताओ कि जर्मनी में आटा कितने का मिलता है। जब किसी आदमी को सर्दी लग रही हो तो उसको आपको लिहाफ देना चाहिए, उसको आपको जैकेट देना चाहिए, उसको आपको कंबल देना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो रोज़ आ जाते हैं, इनके ही पार्टी के जो अफसरान हैं इंग्लैंड में और इधर उधर, वो झील के सामने खड़े होकर रोज़ नया हमको भाषण देना शुरू करते हैं। ओ भाई, इतना बुरा इंग्लैंड है और हमारे यहाँ बादशाह था, तो आओ ना फिर हमारे साथ बैठो, आके भरो टैक्स हमारे साथ, ज़रा रहो एक दिन, इधर आके राशन खरीदो, इधर आके पैसे कमा के। और इमरान खान साहब तो रेडी है सारा दिन भाषण देने के लिए, सारा दिन भाषण देते हैं हमको कि अब हमको अब मोरालिटी भी सिखा रहे हैं आजकल माशाल्लाह से। भाई, आपको हम लेकर आए थे कि आप मुल्क की मईशत अच्छी करो। आपने खुद कहा था कि मैं टैक्स डबल कर दूंगा इकट्ठा, तो करो। आप तो वहां तक भी टैक्स नहीं जमा कर सके जितना मुस्लिम लीग छोड़ के गई थी। आपने कहा था कि यहां पर हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। तो दिखाए ना यहाँ पे क्यों गरीब से गरीब तर हो रहा है, यहाँ पे क्यों मिडिल क्लास वाला पीछे जा रहा है और सिर्फ चंद लोग अमीर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इस मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है? और उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। क्या सिर्फ मुल्क चीनी मालकान का है? क्या मुल्क सिर्फ कंस्ट्रक्शन के मैग्नेट्स का है कि जिसके पास बड़े डेवलपमेंट कर सकते हैं और बड़े प्लॉट ले सकते हैं? क्या मुल्क सिर्फ स्टॉक मार्केट वालों का है? ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने साइकिल के ऊपर सेल टैक्स लगाया और बड़ी गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम करी है पिछले साल।
ये मुझे बताएं कैसे किया। इन्होंने जो था वो मेडिकल इंश्योरेंस, जो मेडिकल आपको बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो तनख्वाहदार तबके को मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन्स पर टैक्स कम कर दिया। ये कौन सी प्रायोरिटीज हैं इमरान खान की? मुझे समझाएं कि किस हिसाब से हुकूमत चला रहे हैं, किन लोगों के लिए हुकूमत चला रहे हैं। और इसीलिए फिर आज महंगाई हो रही है हर जगह। इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है, और फिर उसके बाद आप नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस लेके आए आपने, और नैब के अंदर आपने इस्तिस्ना दी अपने आप को। नैब के प्रोसिक्यूटर में हमारे केस के अंदर खुद का है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरे वकील ने मुझे बताया कि हमारे नैब के प्रोसिक्यूटर के सामने जब ये बहस हुई तो नैब का प्रोसिक्यूटर कहता है कि जो नया अमेंडमेंट है ये तो पीटीआई वालों ने अपने लिए किया है। ये नैब का अफसर कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे कि ये तो पीटीआई वालों ने अफसर अपने लिए किया है, आप लोगों को तो हम पकड़ेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई मसला नहीं, हमको पकड़ लें आप। अगर हमारे पकड़ने से शाहिद अब्बासी को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को जेल में भेजने से, एहसन इकबाल को जेल में भेजने से महंगाई कम होती है, तो मैं वॉलंटियर करता हूं इन तीनों हमारे लीडरान को, चारों लीडरान को, एहसन इकबाल को भी, कि वापस डाल दो जेल में। लेकिन आपसे महंगाई कम नहीं हो रही, आप सिर्फ इन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर सकते हैं। तो ये नैब का अब नया दूसरा ऑर्डिनेंस लेके आए, 2 हफ्ते के अंदर अब ऑर्डिनेंस लेके आए। अब नैब को चेयरमैन को निकालने का पावर सिर्फ सदर पाकिस्तान को दिया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। अब इन्होंने ये कह दिया कि नैब का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर निकाल सकता है, तो और उसको गिरफ्त में लेकर आ गए नैब के चेयरमैन को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये ले लिया, तो क्या खराबी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? और अब आप नैब का कानून ऐसे लेकर आएंगे, यही लिख दो ना कि पीटीआई वाले जो हैं वो बरीउज़्ज़मा और बाकी मुस्लिम लीग वालों को पकड़ते रहो, यही लिख दो फिर नैब के कानून में। इतना नैब करने की क्या जरूरत है? नैब करने की क्या जरूरत है? दुनिया का सस्ता तरीन, जो 2 सस्ते तरीन LNG टर्मिनल लगे हैं वो पाकिस्तान में लगे हैं, जो शाहिद अब्बासी ने लगाए, जिसमें एक टर्मिनल एंग्रो वाला, जिसकी वजह से मुझको और शाहिद अब्बासी को और इमरान उल हक को जेल में डाला था, वो पाकिस्तान में लगवाया। दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल लगाए, उनको शर्म नहीं आती? उन्होंने पकड़ के हम लोगों को बंद कर दिया। मैं सोचता हूं कि शायद हमको कोई सितारा इम्तियाज दे देते, चलो तमगा इम्तियाज ही दे देते यार। इन्होंने जेल में डाल दिया। अब आप देखें कि वो LNG के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो LNG दुनिया की जो अच्छी सस्ती LNG हम लेकर आए, और ये जो दुनिया की महंगी तरीन LNG लेके आए, इस पर कोई बात नहीं कर रहे। फिर आइए आप, जो बिक्की बलो की हवेली बहादुर शाह में शहबाज शरीफ ने प्लांट लगाए नवाज शरीफ की हुकूमत में, ये प्लांट दुनिया के इफिशिएंट तरीन प्लांट हैं, ये दुनिया के चीपेस्ट तरीन प्लांट हैं। और आप बोल रहे हैं कि हम महंगी बिजली बना के गए, हम ज्यादा बिजली बना के गए। भाई हम ज्यादा बिजली बना के गए तो हर गर्मी में लोड शेडिंग क्यों होती है? आपने बिजली के बिल, हम 93% बिजली के बिल कलेक्ट करते थे, या 80% कलेक्ट कर रहे हैं। हम 18% लाइन लॉसेस करते थे, 21 से 18 ले आए थे, वापस 19 पे ले गए। हर जगह पे पाकिस्तान को इन्होंने पीछे करा है। मैं आखिरी एग्जांपल आपको दे दूं कि कल या परसों में ब्लूमबर्ग के फसी मंगी साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि 2-3 महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान ने टेंडर निकाला कि हमको दुनिया से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना है, खाद वगैरह मंगवानी है दुनिया से। ये 2-3 महीने पहले टेंडर निकाला इन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये ब्लूमबर्ग के ट्वीट हुआ है। कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तानी कंपनियां फर्टिलाइजर बनाती हैं वो कह रही है कि हमको एक्सपोर्ट करना है। तो पाकिस्तान में आपके पास इतनी क्वांटिटी है कि पाकिस्तानी कंपनियां चाहती हैं कि हमको एक्सपोर्ट की इजाजत दो कि हम एक्सपोर्ट करें, और हुकूमत जाके इंपोर्ट कर रही है। अब मुझ जैसा सादा आदमी तो ये समझता है कि ये बेवकूफ़ी है, ये पागलपन है, इनको काम नहीं आता, इनको ये देखना नहीं आता कि यार इतनी अगर फर्टिलाइजर पड़ा है तो ऊपर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन ये मुझ जैसे सादे लोग समझते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार इसमें भी कोई राज है, इतने पागल तो कोई भी नहीं हो सकता कि अगर आपके पास फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है तो फिर भी आप मंगवा रहे हैं। इतना पागल तो कोई भी नहीं हो सकता कि 48 रुपए की चीनी भेजने और 2 महीने बाद 96 रुपए की चीनी मंगवाने उतनी क्वांटिटी के अंदर। तो ये बात करनी थी। मैं थोड़ी सी फिर से एक मरतबा ये आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है पिछले हिसाब से। नंबर 1 जो है वो टर्की में है, नंबर 2 अर्जेंटीना में, और नंबर 3 पाकिस्तान में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट ने 2-3 हफ्ते पहले कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में पिछले साल 4.5% इन्फ्लेशन था, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 5.6% और पाकिस्तान में 9% था। तो हिंदुस्तान से डबल इन्फ्लेशन था। मैं ये भी बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक हिंदुस्तान के अंदर
4% इन्फ्लेशन हुआ है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत 4% बढ़ी है, पाकिस्तान में 18 से 20% बढ़ी है। मैं ये भी आपको बता दूं, ये आप बेहतर जानते हैं कि इमरान खान की तकरीर के बाद जो इमरान खान ने तकरीर फरमाई थी पैकेज देने के लिए, उसका कोई इतलाक नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने जुमला कहा था कि मैं पेट्रोल बढ़ाऊंगा, तो वो फ़ौरन रात के अंधेरे में 1:30 बजे रात के 8 रुपये पेट्रोल बढ़ाया। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल 146 रुपये का पाकिस्तान में बेच रहे हैं। ये वो इमरान खान है कि जब हम 60 रुपये का डीजल बेचते थे तो बोलता ये 34 रुपये का होना चाहिए। ये वो इमरान खान है कि जब पहली मरतबा मैंने वज़ीर ख़जाना के हैसियत से पेट्रोल बढ़ाया तो उसने कहा पेट्रोल बम मार दिया है। तो वो बम था तो ये क्या है? ये एटम बम है। उसके बाद ये जब बताते हैं कि बिजली पेट्रोल कितने का है, अमेरिका में पेट्रोल कितने का है, जर्मनी में, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि बिजली कितनी है हिंदुस्तान में, बिजली कितने की है बांग्लादेश में, बिजली आप कितने की दे रहे हैं? ये भी बता दीजिए कि वहां पर चूल्हों में गैस आ रही है कि नहीं, वहां पर गैस का प्रेशर आता है चूल्हों में कि नहीं, वहां पर स्कूल बच्चों को स्कूल को सुबह 8 बजे भेजना होता है और आप चूल्हा जलाते हैं तो बिजली गैस आती है कि नहीं, ये भी बता दें। साथ साथ आप ये बता दें कि अर्जेंटीना के अंदर पंप्स के अंदर, ब्राजील के अंदर पंप्स में सीएनजी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी साथ साथ बता दें हमको। फिर इमरान खान साहब को ये भी बता दीजिए कि वहां पर रोजगार किस तरह मिल रहा है, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कितना है, ये बता दीजिए कि इस साल बांग्लादेश का इस माली साल 22% एक्सपोर्ट बढ़ा है, आपका 9% बढ़ा है, ये भी साथ साथ बता दें। ये भी साथ साथ बता दें कि वहां पे रोजगार तेजी से मिल रहा है। और जबकि नवाज शरीफ ने 50 लाख नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करी थी, खान साहब ने 3 साल में 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। जबकि नवाज शरीफ ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला था, खान साहब ने 3 साल में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत पे डाल दिया। ये भी बता दें कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 40% पाकिस्तानी आज फूड इनसिक्योर है, यानी कि उसको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते उसका खाना कहां से आएगा, वो राशन कहां से खरीदेगा। ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस स्पीड से चीनी महंगी हुई है, जिस रफ्तार से आटा महंगा हुआ है, जिस रफ्तार से तेल महंगा हुआ है, जिस रफ्तार से सब्जियां महंगी हुई हैं, क्या उस रफ्तार से मुझे एक आदमी दिखा दीजिए किसी की इसकी नौकरी की तनख्वाह बढ़ गई हो? मैं खुसरो बख्तियार साहब के नफ़े के ऊपर नज़र नहीं डालना चाह रहा, अल्लाह ताला उनको और भी दे। मैं इमरान खान की काबीना के मेंबरान आजकल बहुत तरक्की कर चुके हैं। अली जैदी साहब ने माशाल्लाह बहुत पैसे कमाए, दीगर लोगों ने बहुत पैसे कमाए, अल्लाह ताला उनको बरकतें दे। मैं उसमें खुदा न खास्ता कोई नज़र नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि वो अपनी काबीना को छोड़ के मुझे बता दें कि और किस पाकिस्तानी की इस तेज़ी से आमदन बढ़ी है जिस तेज़ी से आपने महंगाई बढ़ाई है। उसके बाद ये बात याद रखिएगा कि जब तक बिजली गैस और पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई नहीं कम हो सकती, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कम नहीं हो सकता। और कौम को बताया जाए कि आईएमएफ से बार बार निगोसिएशन कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्या वजह है। आज भी मार्केट में खबर आई है कि आईएमएफ से निगोसिएशन सही नहीं जा रहा, इसलिए रुपया टूटा है। तो कौम को क्यों नहीं बताते? इमरान खान साहब को जब टीएलपी से, टीटीपी से, दूसरे दीगर लोगों से बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान से बात कर सकते हैं, दूसरे दीगर ममालिक से बात कर सकते हैं, तो इस पार्लियामान के अंदर जाके क्यों नहीं बताते कि भाई आईएमएफ की ये शर्तें हैं? ये क्यों नहीं बताते कि किसकी क्या बात हो रही है? हमको बता दें कि क्या तकलीफ आ रही है आईएमएफ को, इनको आईएमएफ की बात मानने में, या क्या बात आईएमएफ को ये मनवाना चाह रहे हैं। और ये भी बता दें हमको कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना कैसे बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट ऐसा कैसे बढ़ गया है। ये तो बड़ी बातें करते थे कि हमने एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा कर दिया, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? पूरी दुनिया में इतनी महंगाई अगर आ गई है तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई क्यों है? ये भी बता दें कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ रहा इंपोर्ट के हिसाब से। इंपोर्ट आपका 60% बढ़ा है, ये क्यों हुआ ऐसा? ये भी बता दें कि इतना ज़्यादा तजारती खसारा कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ है। ये भी बता दें कि 3 साल में क्या बजट डेफिसिट इतना कभी खसारा हुआ है। ये लोगों ने जहां पे हाथ डाला है, जहां जहां इन्होंने हाथ डाला है, वहां पे ये लोग पाकिस्तान को पीछे लेके गए हैं। ये सिंगल नेशनल करिकुलम से शुरू होकर, नैब ऑर्डिनेंस से लेकर, फर्टिलाइजर पॉलिसी से लेकर, ऑटो पॉलिसी से लेकर, आज कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी पे कहीं पर भी इमरान खान ने इस मुल्क को आगे नहीं जाने दिया है, हर जगह पीछे लेके गए। और उसकी वजह यह है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं दिलों का हाल नहीं जानता, मैं नीयतें नहीं जानता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तोशा खाना की घड़ियों की बातें करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, मैं मान नहीं जा रहा, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल काम करने तो आना चाहिए ना। अगर आप हर जगह पे, आप 3 साल पहले हम गंदम का एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, आपने इंपोर्ट शुरू कर दी। हम 3 साल पहले चीनी की एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, आपने इंपोर्ट शुरू कर दी। हम 3 साल पहले 12 बिलियन तकरीबन बेल्स बना रहे थे कॉटन की, आप 5.9 पे आ गए। अगर हर जगह पाकिस्तान पीछे जा रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म की गलती होगी ना, या ये भी नवाज शरीफ की गलती है।
और अगर सारी चीज़ें नवाज शरीफ की गलती है तो भाई फिर तुम क्या कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ तक मैं इस पर छोड़। सवाल ये है, आपने भी मुबारकबाद दी है फारूकी गुजरा को कि उन्होंने आमदन उनकी बढ़ी है, तो 2-3 दिन पहले फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चीनी महंगी तो आवाम खरीद रही है, सबसे ज़्यादा पैसे तो मिफ्ता इस्माइल की कैंडिडेट जो है वो कमा रही है। भाई मैं तो चीनी खरीदता हूँ मैं तो चीनी खरीदता हूँ, बेचता नहीं हूँ, तो मेरा तो बहुत परेशानी के अंदर आ गया हूँ। और मेरा काम कैंडी के अलावा भी है। और मैं यही लोगों से पूछता हूँ कि जो फारूक हबीब साहब को अगर लगता है कि मिफ्ता इस्माइल की कंपनी अगर चलती है उसकी वजह से मईशत चल रही है, तो फिर ये भी बता दें कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर जितना मैं पैसे कमाता हूँ उससे 3 गुना ज़्यादा नुकसान करता है बैंक में, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत बुरा हो गया। और अगर सिर्फ इनको मेरी इनकम नज़र आती है तो रज़ाक दाऊद साहब की इनकम नज़र नहीं आती। इनको खुसरो बख्तियार साहब को कितनी सब्सिडी मिलती है, मिफ्ता इस्माइल तो एक पैसा सब्सिडी नहीं लेता है। ज़रा मुझे बताएं ना कि खुसरो बख्तियार को कितनी सब्सिडी दी है, फिर बात करें। जी जी भाई, मैं पहले भी किसी और से भी कह चुका हूँ, कोई वज़ीर ख़जाना आप ले आओ ना इस वक्त, अगर इमरान खान ऊपर बैठा है तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। जब तक इमरान खान नहीं हटेगा पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। क्योंकि आप सोचें ना कि एक आदमी जिसको कोई समझ नहीं है उसको आपने बिठा दिया है, तो उसको आप कैसे समझ सकते हैं, वो काम कैसे कर सकते हैं। मतलब आप बहुत अच्छा भी अगर अपना माली हो आपका और उसका चमन बड़ा अच्छा कर दे, और लेकिन अगर आप उसको ड्राइवर लगा दें, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती तो एक्सीडेंट ही करेगा। वो आपने ये करा है, एक क्रिकेटर को आपने बिठा दिया, उसको समझ ही नहीं है। जो आपको ये कहता है कि मैं 3 महीने में ये कर दूंगा, मैं 2 महीने में वो कर दूंगा, मैं टैक्स डबल करके दे दूंगा। भाई तू उधर भी नहीं ले सका जितना मुस्लिम लीग छोड़ के गई थी। आपको 4 मरतबा इसने हुकूमत में आके कहा है कि अब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, अब 70 रुपए से ऊपर चीनी नहीं आएगी। दिखाया ना, इमरान खान दिला के थे ना 70 रुपए की चीनी।